गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेसन 2 का क्लास नंबर 2 कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अम्ल धातुओं से कैसे अभिक्रिया करता है। इसके बारे में आप लोगों ने कल ओल्ड डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। और यह चूँकि गैस है तो इसमें आप अप एरो का साइन दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पर भी है आपके पास कि जैसे अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे अम्ल H2SO4 क्या है स्टूडेंट? सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक से अभिक्रिया किया तो ZnSO4 बन जाएगा। यहाँ से SO4 से ब्रेक हो जाता है और साथ ही कौन सा गैस बन जाएगा हमारे पास? इस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं फेरस यानी लोहा, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिला तो FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त। सेम तरीके से जिंक जब HCl के साथ मिलेगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम जब HCl के साथ मिलेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और स्टूडेंट्स इसे बैलेंस कर लेंगे। कल कुछ स्टूडेंट्स का मैं कॉपी देख रहा था ग्रुप में, तो वे लोग रिएक्शन को इस तरीके से लिखे हैं कि बता नहीं सकते हैं। रिएक्शन में मतलब दिख ही नहीं रहा है कहाँ क्या है, तो थोड़ा समझिए और समझ के लिखिए स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पर आइए आज का। जिंक और एल्युमिनियम की अभिक्रिया NaOH के साथ करें। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप लोगों को याद होगा कि जो NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली हमारा जो है क्या चीज़ है? तो ये जो है भस्म है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा भस्म है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भस्म जो है कभी भी धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन चूंकि ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा भस्म है और भस्म जो है यहाँ धातु के साथ जिंक और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तरीके से ये हमारा अपवाद वाला सवाल है जिसको हम लोग एक्सेप्शन भी बोलते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो इसमें ध्यान देंगे क्या चीज़ है। बताया वही जा रहा है कि भस्म जनरली सामान्यतः धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन कुछ भस्म ऐसे होते हैं जो कि धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। कौन कौन से वैसे भस्म हैं? पहला बात तो आपको ये याद होना चाहिए, जिंक और एल्युमिनियम। तो जिंक प्लस NaOH तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? देखिए Na2ZnO2, ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2। यानी आप यहाँ भी देखिए, यदि जनरली रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन यदि भस्म जो है धातु से अभिक्रिया कभी करेगा भी तो भी कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। ये जनरल केस में नहीं होता है, केवल दो ही एक्सेप्शन केस है। कौन कौन सा? जिंक और एल्युमिनियम वाला। चलिए, और एल्युमिनियम जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए AlONa का Wol3 बनता है और प्लस 3H2 बनता है। तो आप लोग बैलेंस करने का प्रयास खुद से करेंगे और उसे समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले कुछ बातों को आप लोग कॉपी के ऊपर नोट कर लेंगे। जो भी हमारा धातु का ऑक्साइड होगा, धातु का क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑक्साइड। जो भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वे हमेशा जो है भास्मिक होते हैं। भास्मिक, जिसको आप और क्या बोल सकते हैं? क्षारीय। ठीक है। और जो हमारे पास जो है अधातु के ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट्स, अधातु के ऑक्साइड, वो हमेशा क्या होंगे? अम्लीय होंगे। तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। या ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, तो हमेशा याद रखेंगे भास्मिक, और धातु के लिए अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर कुछ रिलेट है।
धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो धातु है कोई भी धातु उसका कार्बोनेट जिसका फार्मूला CO3 होता है और बाइकार्बोनेट जिसका फार्मूला HCO3 होता है। लास्ट में CO3 लगा रहे तो कार्बोनेट, HCO3 लगा रहे तो क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। वो जो है किससे अभिक्रिया करना है, उसका अम्ल से। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे कि धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी कभी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण तो बनेगा ही, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। आप यदि उदासीनीकरण में याद करें तो केवल लवण और जल बनता था, लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में लवण जल के साथ और एक प्रोडक्ट निकलता है CO2 विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कुछ इसमें रिएक्शन। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो जिंक सल्फेट तो बनना ही है, Zn और SO4 ले लेगा यहाँ से। उसके बाद जल H2O और CO2। तो जब भी कार्बोनेट किस धातु का, Zn धातु हुआ, कार्बोनेट हुआ धातु का कार्बोनेट, यह किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से, तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं Na2CO3, क्या नाम होगा इसका स्टूडेंट, Na2CO3, CO3 कार्बोनेट, Na होता है सोडियम, तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये फार्मूला भी याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम तरीके से फिर देखिए स्टूडेंट्स NaSCO3, अभी बताया गया HCO3 का मतलब बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है, तो इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे अम्ल HCl के साथ ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा लवण बन गया, उसके बाद जल बन गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ गया तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल और प्लस क्या बन गया स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम पैटर्न से मैं आपको रिएक्शन में ये समझना है कि ये धातु है, ये धातु का कार्बोनेट हो गया और वो अम्लों से अभिक्रिया करेगा, तो लवण हर जगह बन रहा है, उसके बाद सभी जगह क्या बन रहा है, जल और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए स्टूडेंट्स। एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि धातु के कार्बोनेट जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अभी आपने देखा कि एक्चुअल में धातु का कार्बोनेट जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, पहला बात तो लवण बनेगा, फिर जो है जल बनेगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो आपको यहाँ फिलहाल दिखाना है कि कौन सा गैस बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैसे शो कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। HCl हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CaCO3 क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ये एक तरीके से चूना पत्थर होता है, आपको पता होगा, संगमरमर का भी सूत्र यही होता है। चलिए, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 बन रहा है। यहाँ पर देखिए लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आपको ये चेक करना होता है उपस्थिति, तो उसे हम लोग हमेशा जो है चूना जल में मिलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे किस में मिलाएंगे, चूना जल में। और यदि उसका रंग दूधिया हो जाता है, वो मिल्की कलर का हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। तो इसमें देखेंगे जब संगमरमर के छोटे टुकड़े, संगमरमर का टुकड़ा CaCO3 की अभिक्रिया अम्ल यानी HCl से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। इस गैस को हम लोग यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का 2 या CaOH यानी जैसे भखरा चूना बोलते हैं या चूना जल भी बोल सकते हैं, के साथ मिलाया जाता है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। ये जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का चेक करना हो तो इसका एक ही तरीका होता है कि उसको चूना जल में मिलाइए, यानी CaOH का वोल्टू में मिलाइए। यदि उसका कलर मिल्की हो गया, दूधिया हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो है हमेशा वो जो गैस मिलाया गया वो गैस श्योर है कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या होता है एक्चुअल रिएक्शन। तो यहाँ जब जो है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और जल निकल जाता है। तो जैसे ही रंग उसका दूधिया हुआ तो ये पता चल गया कि वो गैस जो है श्योरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। चलिए नेक्स्ट पर आइए स्टूडेंट्स, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया का समीकरण दें। अभी आपने देखा स्टूडेंट्स, जो भी धातु का ऑक्साइड होता है वो हमारा किस कैटेगरी का होता है, वो हमारा भास्मिक होता है, जिसको आप और क्या बोल सकते हैं, क्षारीय भी बोल सकते हैं। कल बताया गया था आपके लिए अभी भस्म और क्षार लगभग सेम है। तो ध्यान देंगे धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, भास्मिक। तो अब वो भस्म जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है, धातु का ऑक्साइड हमारा हो गया भास्मिक या क्षारीय, वो रिएक्शन कर रहा है अम्ल से। तो आपको पता है कि भस्म और अम्ल जब भी मिलता है, भस्म और अम्ल जब भी मिलता है तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमेशा आपके पास लवण और जल मिलेगा। तो सीधा बात है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए धातु Cu, कॉपर धातु है उसका ऑक्साइड लिए तो CuO, ये चूँकि धातु का ऑक्साइड हुआ इसीलिए इसकी प्रकृति जो है वो कैसी होगी स्टूडेंट्स, भास्मिक होगी। ये भास्मिक प्रकृति का है और इसको किसी अम्ल के साथ H2SO4 के साथ मिलाइए तो लवण और क्या बन जाएगा, जल। तो ये एक तरीके की कौन सी अभिक्रिया हुई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, उसी को आगे जैसे एक और ZNO, ZNO क्या है, हमारा जिंक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड हुआ तो ये भस्म है, इसे अम्ल के साथ मिलाइए तो भी लवण और जल। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी भस्म है क्योंकि कैल्शियम धातु उसका ऑक्साइड भास्मिक हो गया, इसे अम्ल के साथ मिलाएं तो यहाँ भी लवण और जल बनेगा। चलिए तो ये रिएक्शंस आप लोग लिखेंगे और इसे अपने से बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, अधातु के ऑक्साइड भस्म से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अभी आपने पढ़ा जो धातु का ऑक्साइड होता है वो भास्मिक होता है, लेकिन जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, अम्लीय होता है। तो अम्ल अब किससे रिएक्शन कर रहा है, भस्म से। तो देखिए बात भी वही होगा, जब अम्ल हमारा भस्म से रिएक्शन कर रहा है तो भी लवण और जल ही बनेगा और ये भी हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और जब ये भस्म से अभिक्रिया करेगा तो सीधी बात है लवण और जल बनेगा। इसी को हम लोग जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन क्या है स्टूडेंट्स, अधातु है, तो कार्बन का ऑक्साइड हुआ तो मतलब अधातु का ऑक्साइड हो गया और इसीलिए यह अम्लीय है। अब ये अम्ल जो है किसी भस्म से, भस्म में आपको बताया गया था जिसके लास्ट में OH लगा रहे वो जनरली भस्म है, तो किसी भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण और क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, जल। चलिए नेक्स्ट देखिए, अम्ल को तनु करते समय सावधानी क्यों बरतनी चाहिए। तो पहले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, दो प्रकार का अम्ल होता है, एक अम्ल को हम लोग बोलते हैं सांद्र अम्ल और दूसरा अम्ल होता है हमारा तनु अम्ल। सांद्र कंसंट्रेटेड, तनु को डाइल्यूट बोलते हैं। तो ध्यान देंगे इसमें कि इसका मतलब क्या है। किसी आपको ये बताया गया था अम्ल अपना गुण तभी दिखाता है जब किसकी उपस्थिति होती है, जल की। आपको याद होगा पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में कि अम्ल अपना गुण तभी दिखा सकता है जब जल की उपस्थिति वहाँ पर हो, बिना जल की उपस्थिति के अम्ल कभी अपना गुण नहीं दिखा सकता है। तो अब दो सिचुएशन हो सकता है, एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जब हमारा अम्ल अधिक हो, एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर का क्वांटिटी कम हो, मतलब पानी का क्वांटिटी कम हो। तो जब अम्ल ज़्यादा होगा और पानी कम होगा तो वैसे चीज़ को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट सांद्र अम्ल। उसे क्या कहा जाएगा, सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड। और जब ऐसा हो जाएगा कि पानी ज़्यादा है लेकिन अम्ल कम है तो वैसे केस में उसको हम लोग कहते हैं तनु अम्ल। यानी आप समझ सकते हैं जब अम्ल को हम लोग तनु कर रहे हैं, तनु करने का अर्थ हो गया कि अम्ल में पानी मिला रहे हैं। पहला बात ये बात समझ में आना चाहिए, अम्ल को तनु करने का अर्थ क्या हुआ कि आप अम्ल में क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो अम्ल में पानी मिलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए, यही सवाल है। सांद्र का मतलब हुआ जिसमें अम्ल ज़्यादा होगा, तनु का मतलब हुआ जिसमें पानी ज़्यादा होगा। यह बात समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए आंसर पर।
सांद्र अम्ल को जल मिलाकर तनु किया जाता है। ऑब्वियस है, जब आपके पास सांद्र अम्ल है तो तनु करने के लिए क्या मिलाना होगा? जल मिलाना होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अम्ल को ही पानी में मिलाया जाता है। यानी आपको जब भी मिलाना है, अम्ल को पानी में बूंद बूंद करके मिलाना है। ये देखिए, इसके हाथ में जो है एसिड है और ये इसको किस में मिला रहा है? पानी में। तो अम्ल को ड्रॉप ड्रॉप करके, बूंद बूंद करके उसकी बूंदें जो है पानी में मिलाई जाती है। ऐसा हम लोग उल्टा नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस बोतल में पानी मिला देंगे। यदि आप ऐसा कर लेते हैं कि बोतल में पानी मिला देते हैं तो फिर वहाँ जो है बहुत ज़्यादा उष्मा बनती है और ये जो है बोतल फट जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। अम्ल आपके आँखों में पड़ सकता है, आपके त्वचा पर पड़ सकता है, जिससे आपकी त्वचा जो है जल सकती है। अम्ल काफ़ी जो है संक्षारक पदार्थ होता है स्टूडेंट्स। ये सांद्र अम्ल को हमेशा जल मिलाकर तनु किया जाता है। जब सांद्र अम्ल के साथ जल मिलाया जाता है तो हमारा अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। ध्यान देंगे, अम्ल में जब आप सीधे जल मिला रहे हैं, अम्ल में जल मिला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है और इस कारण परत नली टूट सकती है और जो अम्ल है व्यक्ति पर गिर सकता है, व्यक्ति जो है घायल हो सकता है। इसी कारण जो है अम्ल को तनु करते समय सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या पर सावधानी बरतनी होती है? ध्यान देंगे, सांद्र अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए। ध्यान देंगे, अम्ल में कभी भी जल नहीं डालेंगे, ये गलत प्रोसेस है। तो सही प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट? सही प्रोसेस ये होगा कि आप जो है पहले जल लीजिए और जल में बूंद बूंद करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है अम्ल को मिलाइए। तो जल में अम्ल की हमेशा थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। तो अम्ल को तनु करते समय काफ़ी सावधानी बरतना होता है। कभी भी आप अम्ल में जल को नहीं मिला सकते, बल्कि आपको क्या करना होता है? जल में अम्ल को मिलाना होता है। जल में अम्ल को मिलाना सही प्रोसेस है, अम्ल में जल को मिलाना गलत प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा उष्मा बनती है लेकिन इसमें कम उष्मा बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, क्या भस्म जल के साथ मिलकर उष्मा उत्पन्न करती है? तो अभी आपने देखा कि भस्म को जब भी जल में मिलाते हैं तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से आप लोग पढ़े हुए हैं कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, OH- आयन बनता है। तो जहाँ भी आयनों का निर्माण होगा वहाँ कुछ बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है, मतलब वहाँ जो है जो भी हमारे पास भस्म था वो टूट रहा है। और कोई भी चीज़ जब टूटता है तो उसमें श्योर है कि उष्मा उत्पन्न होती है। तो आप बोल सकते हैं भस्म को जब भी हम लोग जल के साथ मिलाते हैं तो उष्मा श्योरली उत्पन्न होगी। जैसे NaOH को H2O के साथ मिलाएंगे, जल के साथ घुलाते हैं जल में, तो Na+ बनता है और OH- बनता है और साथ ही हीट निकलता है, उष्मा जो है इसमें बनती है। और यही चीज़ स्टूडेंट जो है जल अम्ल के साथ भी होता है। इसीलिए अभी बताया गया कि अम्ल को सीधे जल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि जल में थोड़ी थोड़ी मात्रा अम्ल की मिलानी चाहिए। और वही चीज़ यहाँ भस्म में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेंगे, जो हम लोग बैटरी में अम्ल यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। जो आप देखे होंगे इन्वर्टर वगैरह का जो है बैटरी होता है या फिर कार वगैरह का बैटरी होता है, उसमें जो है एक प्रकार का लिक्विड का यूज किया जाता है, वो लिक्विड अम्ल होता है। और कौन सा अम्ल होता है? H2SO4। चलिए नेक्स्ट आइए, शुक्र ग्रह। शुक्र को हम लोग वेनस भी बोलते हैं। शुक्र ग्रह आपको पता होगा टोटल 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, अभी वास्तव में 8 ग्रह को जो है मान्यता दी गई है। तो शुक्र ग्रह के वातावरण का रंग क्या है? तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, शुक्र ग्रह के वातावरण में H2SO4 मिलता है। H2SO4 जो कि अम्ल है, आपको पता है ये काफ़ी संक्षारक अम्ल होता है और इसकी उपस्थिति के कारण उसका रंग जो है पीला हो जाता है। H2SO4 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर उसके वातावरण में है और इस कारण से उसका रंग पीला हो जाता है। और जहाँ भी अम्ल है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से जीवन संभव नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि मंगल यानी मार्स पर वैज्ञानिक लोग जो है जीवन की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन वेनस यानी शुक्र पर किसी प्रकार से जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ
के वातावरण में ही जो है अम्ल घुला हुआ है, जो कि इसके लिए हम लोगों के लिए सही नहीं है, वहाँ पर अम्ल में जीवन संभव नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं। एक एंटासिड होता है, तो हम एंटासिड का प्रयोग क्यों करते हैं? एंटासिड क्या होता है स्टूडेंट्स समझिएगा। तो एंटासिड जो है एसिड का ऑपोजिट है, एसिड का ऑपोजिट है एंटासिड। अब एसिड का असर को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है एंटासिड का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पेट में जब ज़्यादा गैस बन जाता है हम लोगों का, तो हम लोग इनो यूज करते हैं। तो आप ये समझिए कि जो हमारे पेट में गैस बन रहा है वो किस कारण से बन रहा है? अम्ल के कारण से। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारे पेट में जो है गैस बन जाता है, और इससे हम लोगों को जो है भोजन का जो है अनपच या फिर अपच का शिकायत होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग जो है इनो वगैरह खाते हैं। इनो में बेसिकली स्टूडेंट क्षार होता है। इनो में क्या होता है? क्षार या भस्म होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, चूँकि आपके पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, HCl की मात्रा बढ़ रही है, और HCl को उदासीन करने के लिए यानी HCl का गुण को खत्म करने के लिए क्या चाहिए होगा? क्षार। और क्षार में आप लोग क्या ले सकते हैं? इनो वगैरह। तो इसी इनो जो है वह एंटासिड का ही एक प्रकार है। एंटासिड जो है बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, उसी में एक जो है इनो भी है। तो एंटासिड का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमारे पेट में गैस की शिकायत बढ़ जाती है। और कब बढ़ती है? जब अम्ल की मात्रा पेट में बढ़ जाती है। तो आंसर देख लेते हैं। हमारे पेट में HCl का स्राव होता है। स्टूडेंट स्राव का स्पेलिंग सही कर लेंगे। स्राव इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। हमारे पेट में HCl का स्राव होता है, यह भोजन पचाने में सहायक होता है। HCl किस में सहायक होता है स्टूडेंट? भोजन का पचाने में। लेकिन कभी कभी पेट में अम्ल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो ऐसा केस में हम लोगों को भोजन का अपच का शिकायत होने लगता है। और इसी स्थिति में अम्ल के असर को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? एंटासिड का। एंटासिड कैसा होता है? क्षार होता है, अभी मैंने बताया, और क्षार होने के कारण वह अम्ल के असर को नष्ट करता है। तो एंटासिड जैसे कि इनो वगैरह हो गया, इसमें जो है कोई क्षार पदार्थ मिलाते हैं। तो देखिए क्षार में क्या सब आ सकता है? NaSCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आप लोग इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे कि एंटासिड में किसका किसका प्रयोग हो सकता है। तो पहला हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा, MgOH का Vol2 आदि का विलयन होता है। तो इन सब को मिला के ही हम लोग एंटासिड बनाते हैं। और एंटासिड क्यों बनाते हैं तो सारी बातें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, हम टूथपेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं? आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि हमारे मुंह में जो है बैक्टीरिया होता है। मुंह में एक छोटा छोटा हमारा बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया से जो है अम्ल का निर्माण होता है। यदि ये अम्ल की मात्रा आपके मुंह में बढ़ जाएगी तो जो है आपके दांत जो है क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। तो दांतों को बचाने के लिए, दांतों में अम्ल की मात्रा ना बढ़े, तो इसके लिए अम्ल का असर कम करना होगा। अम्ल का असर को कम करने का काम कौन करेगा स्टूडेंट्स? क्षार। और जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं उसमें हमेशा याद रखिए वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जो आपका पेस्ट है, चाहे पेप्सोडेंट करते हो, क्लोजअप करते हो, या किसी अन्य कंपनी का करते हो, या कोई मंजन भी करते हो, तो उसमें जो है बेसिकली क्षार मिलाया हुआ रहता है। तो वो क्षार जब हमारे मुंह में जाता है तो वह अम्ल के असर को नष्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन करना। अम्ल के असर को वो जो है उदासीन करता है, और इससे हम लोगों का दांत क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। तो देख सकते हैं आंसर, हमारे मुंह में बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण अम्ल का निर्माण होता है। यह अम्ल हमारे मुंह के लिए हानिकारक है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, अतः यह मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन कर हमारे दांतों की रक्षा करता है। अम्ल यदि आपके मुंह में ज़्यादा हो जाएगा तो आपके दांत जो है सड़ जाएंगे। दांत में जो इनेमल होता है वो उसकी परत नष्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। प्रबल और दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान देंगे कि अम्ल को दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक।
स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल का मतलब हो गया वीक। चलिए, तो जो भी अम्ल जब जल में घुलाने पर, आपको पता है जल में घुलाने पर तो अम्ल हाइड्रोजन आयन देता ही है, लेकिन यदि पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन वो दे दे तो वैसे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्रबल अम्ल। यानी यदि हाइड्रोजन आयन पूर्णतः हाइड्रोजन आयन प्रदान करे घुलकर जल में, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वह कैसा है, प्रबल अम्ल है। जैसे आप देखिए HCl है, HCl को जब हम लोग जल में घुलाए तो H+ बना और Cl- बना, तो सारा हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, सभी हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। उसी तरीके से H2SO4, तो इसको ब्रेक करने का सिखाया गया है, 2H+ और SO4 पर 2- लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि बैलेंस रहे। और यहाँ भी देख सकते हैं सारा हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन आयन। उसी तरीके से HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसमें भी H+ और NO3 पर क्या हो जाएगा, -। लेकिन दुर्बल अम्ल वैसा अम्ल होगा जो जल में पूर्ण रूप से H+ आयन प्रदान नहीं करता। ये जो है आप बोल सकते हैं कि यह जो है अंशतः हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अंशतः का मतलब थोड़ा बहुत, यानी पूरा रूप से नहीं घुलता है। जैसे CH3COOH, इसका नाम याद होगा, इसे बोलते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल, है ना स्टूडेंट्स। एसिटिक अम्ल, इसका यूज सिरका वगैरह में होता है, जो खाने में यूज होता है। तो इस एसिटिक अम्ल को जब जल में घुलाते हैं तो देखिए H+ तो निकला, लेकिन क्या सारा हाइड्रोजन आयन निकला? यहाँ देखिए, यहाँ भी तो H रह गया ना, सारा हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं आया। चूँकि सभी हाइड्रोजन बाहर नहीं आया, इसीलिए यह किस कैटेगरी का अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। बोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो बोरिक अम्ल जो है ये बोरॉन से बना हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूला है S3BO3। S3BO3 ये बोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। और इसका जो है उपयोग जो है स्टूडेंट्स एंटीसेप्टिक बनाने में होता है। यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है, इसे आप लोग ठीक कर लेंगे। इसका यूज किस में होता है, एंटीसेप्टिक बनाने में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे का यूज एंटीसेप्टिक में होता है, जैसे कोई एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह होता है, या आप लोगों ने देखा होगा डिटॉल वगैरह जो होता है, उसमें भी जो अम्ल मिलाया जाता है वो बोरिक अम्ल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका यूज एंटीसेप्टिक बनाने में होता है। या एंटासिड लिखा हुआ है, आप लोग ठीक कर लेंगे, एंटीसेप्टिक लिखेंगे इसे। फार्मूला याद रखेंगे S3BO3। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो आपको पता है जब भी अम्ल को जल में घुलाते हैं तो कौन सा आयन मिलता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन। और कभी भी विद्युत चालन के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है, आयन की। क्योंकि अम्ल को जब हम लोग जल में घुलाते हैं तो वह 100% है कि आयन प्रदान करेगा, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। तो इस आयन के कारण अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का चालन करता है। तो ये काफ़ी आसान सवाल था। नेक्स्ट आइए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में किसकी विद्युत चालकता अधिक होती है? तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हैं, प्रबल अम्ल में जो है आयनों की संख्या दुर्बल अम्ल से अधिक होती है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि प्रबल अम्ल में सारा हाइड्रोजन आयन बाहर निकल आता है, लेकिन दुर्बल अम्ल में सभी हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं निकलता है, यहाँ अंशतः निकलता है, कुछ मात्रा में निकलता है। तो प्रबल अम्ल में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है। अब आप खुद सोचिए, जहाँ ज़्यादा आयन है वहीं ना विद्युत चालकता अधिक होगी। यानी आप बोल सकते हैं कि जो प्रबल अम्ल है उसकी विद्युत चालकता जो है अधिक होगी, किससे, दुर्बल अम्ल से। ऑलराइट, नेक्स्ट है ये सांद्र और तनु अम्ल से क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी आप लोगों को बता चुके हैं स्टूडेंट। सांद्र अम्ल का मतलब होता है जिसमें अम्ल अधिक हो, पानी कम हो। और तनु अम्ल का मतलब होता है जिसमें पानी जो है ज़्यादा हो और अम्ल कम हो। तो सांद्र अम्ल को कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। इसमें देखेंगे आप लोग, ये यदि विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल अधिक होगा और जल की मात्रा कम होगी तो सांद्र कहा जाएगा। तनु या फिर डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, यदि विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे हम लोग जो है तनु अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल कम होगा, जल अधिक होगा तो फिर तनु हो जाएगा।
तनु का मतलब सिंपली याद रख सकते हैं, तनु का अर्थ होता है जो कि डाइल्यूट हो, अर्थात जो ज़्यादा पतला हो, जिसमें पानी ज़्यादा हो। ऑलराइट, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स परबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो इसका डेफिनेशन भी सेम अम्ल, परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की तरह ही दिया जाएगा। अम्ल में H+ आयन प्रदान होता था, यदि सारा H+ आयन मिले तो उसे हम लोग क्या बोलते थे कि वह कौन सा है, परबल अम्ल है। यदि कुछ H+ आयन मिले तो हम लोग बोल रहे थे वह दुर्बल अम्ल है। अब भस्म में आपको याद होगा, भस्म में H+ नहीं बल्कि OH- आयन मिलता है, जिसे हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे सारा हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान हो जाए तो वह जो है परबल होगा, और जब कम या अंशतः हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान हो तो उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, दुर्बल। तो देख सकते हैं परबल अम्ल स्ट्रॉन्ग बेस, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH आयन माइनस प्रदान करते हैं और ये परबल भस्म कहलाते हैं। परबल भस्म में आप लोग एग्जाम्पल याद रखना है NaOH और KOH। दुर्बल में क्या होगा, जो जल में घुलकर कम मात्रा में OH- आयन प्रदान करे वो जो है हमारा दुर्बल भस्म हो गया। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी OH लगा रहेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन ही होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है जैसे NH4OH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा भखरा चूना है, या MgOH का Vol2 अभी आपने देखा है, इसका उपयोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड में भी होता है। तो इन सब को जो है दुर्बल भस्म कहा जाएगा। और राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं।